अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मौजूदा हुकूमत इस वक्त अपोजिशन चूँकि 11 जमाती इत्तेहाद है और उस इत्तेहाद के नतीजे में प्रेशर बिल्ड कर रही है हुकूमत पर। जलसे जुलूस हो रहे हैं और ख़ास तौर पे अब मुल्तान जलसे के बाद लाहौर का जलसा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दूसरी तरफ सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत चूँकि डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। पीडीएम इत्तेहाद की भी उन्होंने पेशकश की है, वो इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत लगता ये है कि शायद इसराइल को तस्लीम कर ले। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। पहले ये सुनामी लेके आ रहे थे, फिर तब्दीली लेके आए और अब ये हुकूमत ने तबाही कर दी। और दूसरी तरफ इसाक डार का जो इंटरव्यू था उसके बाद पूरा मोमेंटम जो है वो अब हुकूमत को एक बूस्ट मिला। इस इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून बैक फुट पे नज़र आ रही है, डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और इस इंटरव्यू ने मुल्तान जलसे की जो कवरेज थी या मुल्तान जलसे की जो कामयाबी थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। और इस वक्त हर जगह ये इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है और होना भी चाहिए इंटरनेशनली। क्या आप इस फोरम पे फिर आप अगर साबिक वज़ीर ख़जाना रहे हों तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होनी भी चाहिए, यानी ये भी एक सवालिया निशान है। DGISPR ने कहा कि भारत जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाता था, वो तमाम इल्ज़ामात जो है उनके जो सबूत हैं हमारे पास भारत की दहशतगर्दी के, वो हमने पेश कर दिए और दुनिया इसको संजीदगी से ले रही है। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ़ की कि कोरोना के हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया कैंपेन चला रहा है बहुत अच्छी कैंपेन है और इस तरह का काम पाकिस्तानी मीडिया को करना चाहिए। कोरोना नाजरीन इस वक्त दूसरी लहर बहुत शिद्दत से जारी है। आपने अपने लिए और अपने प्यारों के लिए एहतियात करनी है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब वीर जी कोहली, आप मावन खुसूसी हैं, CM सिंध के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में थैंक यू वक्त जी। दिया। उमैद साहब, सबसे पहले अगर हम पीडीएम इत्तेहाद की बात करें तो उसमें एक इजाफा और होने जा रहा है और वो है जमात इस्लामी। सिराजुल हक साहब का आज का बयान, उन्होंने कहा कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही और दूसरी तरफ लग यूँ रहा है कि शायद इसराइल को भी तस्लीम कर लिया जाए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो उन्होंने पेशकश की है कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। अब देखते हैं कि आगे ये किस तरफ जाता है, लेकिन आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये हुकूमत के लिए काफ़ी नुकसान का बाइस हो सकता है अगर जमात इस्लामी पीडीएम को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि जमात इस्लामी के पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर है। और अगर फजलुर रहमान साहब की पार्टी को कोई जमात काउंटर कर सकती है अदर दैन हुकूमत के अलावा, तो ये जी, जमात इस्लामी ही है। सही। हुकूमत को चाहिए कि जमात इस्लामी को अपनी जो भी वजाहतें हैं इसराइल के रिकग्निशन के बारे में, वो खुल के उनसे बात करे और उनको बताए, क्योंकि ठीक। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी फ़िलहाल नज़र नहीं आती। लेकिन शायद सिराजुल हक साहब इसको एक बहाना लेके और ये पीडीएम में आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को आइसोलेशन में फ़ील कर रहे हैं। सही। लेकिन हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि ठीक। अभी तक जो उसमें इत्तेहाद में एक ही दो पार्टियां हैं मेन जी। जो इसमें एफर्ट कर रही हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी नंबर 1 पर है ठीक है। और नवाज़ लीग दूसरे नंबर सही। अच्छा, इसमें वीर जी, आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे सिराजुल हक साहब, गो के आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा बड़े वाज़े कि इन हाउस तब्दीली नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। और आपके चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब बारहा ये बात कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपनी गलतियों की वजह से जाएगी, हमें इसको घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। सिराजुल हक साहब कह रहे हैं इन हाउस तब्दीली मुमकिन है और वो इसकी हिमायत कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोसेस से गुजरी हुई पार्टी है, और वो MRD दौर हो या फिर जी। MIRD दौर हो, तो एक प्रोसेस से गुजरी हुई पार्टी जो हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे चली है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया है। तो ऐसा कोई भी डिमांड ऐसी कोई नहीं करेगी जिसमें गैर जमहूरी तरीके से या गैर आइनी तरीके से कोई चीज़ हो। हम तो जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकामियाँ हैं और जी। जो ज़्यादतियाँ हैं, चाहे वो आवाम के साथ हों, जो महंगाई के रूप में या और इदारों के रूप में, या पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह उन्होंने बदनाम किया है वो चीज़ें हों, चाहे कश्मीर का मामला हो या आजकल जो इशू चल रहा है इसराइल का। जी। तो इस तरह के जो इश्यूज़, इस मौजूदा गवर्नमेंट की अपोजिशन का काम ही होता है
کہ گورنمنٹ کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی جو سازشیں ہوتی ہیں جی عوام کے خلاف، قوم کے خلاف، اداروں کے خلاف، ان کو لے کر عوام کے پاس جانا. اور پیپلز پارٹی کا تو شروع سے ہی موقف رہا ہے، بلکہ ایمان رہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، تمام اداروں سے سپریم ہے. اور جب عوام کھڑی ہو جائے گی تو کچھ بھی متوقع ہے، وہ دوبارہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن ہمارا ٹوٹل جو کیس ہے اس گورنمنٹ کی جو ناکامیاں ہیں وہ لے کر عوام کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. اور عوام کا مطلب پورا پاکستان ہے. عوام کا مطلب پورا پاکستان ہے. لیکن اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی جو 11 جماعتی اتحاد PDM کے نام سے آپ نے بنایا. عام عوام آپ کی ترجیحات میں کیوں نہیں جب سندھ کی بات ہوئی تو آپ نے لاک ڈاؤن کی حمایت کی اور بڑا اسٹرانگ لاک ڈاؤن لگایا تھا آپ نے پہلے فیز میں، اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا. دوسری طرف وزیر اعظم بارہا کہتے رہے کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسرے جو ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں ان کو بلاک کریں گے. اب وہی پالیسی جب ہم یہاں حکومت چاہ رہی ہے کہ اس وقت آپ جلد سے جلوس ملتوی کر دیں، آپ جلد سے ملتوی نہیں کر رہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا بھی چاہیے، تو یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جب نیا کرونا آیا تو چائنا میں ٹھیک ٹھاک اور دھڑا دھڑ اموات ہو رہی تھیں، اور امریکہ میں ابھی تک دیکھیں 2,30,000 سے اوپر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن یہ دنیا بھر میں جس طرح کی تباہی کر رہے تھے، تو وہ نیا جب ایک کوئی بیماری آتی ہے، اس طرح کی وبا کوئی آتی ہے نا، تو ظاہر ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو اس وقت فوری طور پر ہم نے کہا تھا کہ آپ 15 دن کے لیے سخت لاک ڈاؤن کر دیں تاکہ وہ پھیلے نہیں. تو اس وقت تو مذاق اڑایا تھا، اور مجھے پتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء جس طرح آتے تھے ٹی وی پہ، ٹاک شو پہ اور جلسوں میں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے اور پیپلز پارٹی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس وقت وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. اور وہ اس وقت بھی بیان دے رہے تھے جب اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں، KPK کشمیر میں ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن تھا، اور وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اس میں عام بندہ مرے گا. بھائی آپ کے سارے ملک میں تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے حق میں نہیں ہے، تو آپ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اب اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ناکامیاں چھپانا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کے پیچھے، کرونا کے پیچھے، وباؤں کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. ہم جو ہے وہ لاک ڈاؤن بھی کریں گے، ہم SOPs بھی عمل کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی سازشیں، آپ جو غلط جو عقبی ناکامی ہے، وہ بھی لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور یہ پروسیس بھی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لیتے ہیں. راجہ عزیز صاحب، آپ MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ویر جی کوہلی اور ان کے ساتھ میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. ویر جی کوہلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کرونا کی آڑ میں اپنی کارکردگی دکھا نہیں سکے، تو اس کی آڑ میں چھپ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ لاک ڈاؤن اور جلد سے ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی راج صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سنا؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم انسانی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیں گے، نہ کھیلا ہے اور نہ کسی کو کھیلنے دیں گے. کرونا کی وبا کے پیچھے ہم نہیں چھپ رہے. اگر ہم چور ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، تو ہم پیپلز پارٹی اور یہ جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہوا ہے، ان کی طرح جو ہے نا ہم بھی سڑکوں پہ نکل آتے، ہم بھی ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے. کہ بھائی ابھی فرما رہے ہیں کہ ہم SOPs پہ عمل درآمد بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. میں اب میڈیا کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں اس بھائی کو کہ سندھ کے سرکاری دفاتر میں ذرا چکر لگا لیں اور مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پہ SOPs پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. کسی بھی دفتر میں آپ آ جائیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان 11 جماعتوں نے جو اتحاد کیا وہ اپنی صرف اور صرف NRO کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے. تو عمران خان نے اور ان کی کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے چاہے ہماری کیبنٹ کے بھی چور لوگ اگر ہوں گے تو ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی. اور جنہوں نے یہ تو ایک دوسرے کے انہوں نے سابقہ ادوار کے اندر کیسز کیے ہوئے وہ کھل رہے ہیں. ابھی تو نئے ادوار میں جو کیسز آئیں گے اس کا تو ابھی حساب ابھی ہونا باقی ہے. آگے یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم صاحب NRO کی SOPs کے اوپر آ کے یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ آ کے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کیا ہے جو ہم چھپا رہے ہیں؟ راجہ صاحب NRO آپ سے کون مانگ رہا ہے؟ کیا کیا اور کیا نہ کیا؟ راجہ صاحب NRO کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، مجھے بتائیں نا جلسے کرنے کا مقصد کیا ہے؟
मुझे बता दिया जाए। अगर आपको इंसानी जान का मामला, इंसानियत का ख्याल है, ठीक। तो दिल से करने से फायदा क्या हो रहा है? ठीक। मुझे ये बता दें। पूछ अच्छा, लेते हैं ये पूछ कहते लेते हैं कि पाकिस्तान हम पाकिस्तान तो पीपल्स कोई- पार्टी के वीर जी कोहली इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। वीर जी, आपने गुफ्तगू सुनी राजा साहब की, वो ये कह रहे हैं कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए जलसे जुलूस आपको आवाम की जानों का कोई की परवाह नहीं है। देखें, पहले दिन से साफ और क्लियर कह दिया है मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरपर्सन, उन्होंने कहा कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए। आप मेरी फैमिली को, मेरे तमाम पॉलिटिकल लीडरान को, आप मेरे कारकुनों को जेल में डाल दें, हम किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एनआरओ इन्होंने दिया है लोगों को, ये दिया है इन्होंने एमएसटी स्कीम, जो अपने दोस्तों को, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ एमएसटी स्कीम। उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पर इन्होंने स्टे लिया हुआ है, ठीक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि ब्लेन ट्री में ब्लेंडर हुआ है, सही। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हमने नहीं कहा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिंध में जो दरख्त लगाने के वाले से बात हो रही थी, बिलियन ट्री पे भी बिल्कुल कहा। उसी रिमार्क्स में आगे अगर अगला पैराग्राफ आप पढ़ें तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने जंगल काट दिए यहाँ पे, और वो डाकू पकड़ने के नाम पे, डाकू क्या वो एक तितली भी नहीं पकड़ सकती, ये उन्होंने मेंशन किया। तो इस पे भी आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये डाकुओं की जो कहानी है बहुत लंबी है, और इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हमारे डीएसपी और एसएचओज और जवान शहीद हुए सिंध पुलिस के, तो उस वक्त जब वो बख्तरबंद गाड़ी में डाकू पकड़ने जाते थे, तो उस वक्त उन पे जो रॉकेट फायर हुए और जो हथियार उन पे जो जिस असले के साथ उन पे वार किया गया और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा दिया गया, तो उस वक्त एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो है ही नहीं, और लोगों आम लोगों जो सिटीजन है उनको तो ये अलाउ ही नहीं है। तो ये असला कहाँ से आया, ये बहुत बड़ी गेम है जो लोगों के साथ हुई है। लेकिन हाँ, जाहिर है जब वो पनाहगाह कोई बना लेता है तो उस पर मुझे नहीं पता कितने दरख्त कटे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऑपरेशन हो रहा है, कल भी मैं देख रहा था, तो वो जो 7 के करीब जो कच्चा है जो दरिया के किनारे के साथ, दरिया सिंध के किनारे के साथ, वहाँ पर 3000 एकड़ ज़मीन वो बता रहे थे, तो उस पर वो ऑपरेशन उनका चल रहा है कि वो ज़मीन खाली करवा रहे हैं। ये तो रहा ऑपरेशन वाला एरिया। बाकी पे भी सुप्रीम कोर्ट ही को कोट कर रहा हूँ मैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध भर में क्या दरख्त लगाएंगे, ये जो लगे हुए दरख्त थे वो काट दिए। तो शजरकारी मुहिम में आप एक तरफ बिलियन ट्री का उन्होंने डेटा मंगवाया है कि वो रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आया करप्शन हुई या नहीं हुई, तो उसके बाद उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप पे वो ये कह रहे हैं कि आप तो एक ढेले का काम नहीं किया आपने। नहीं, हमसे रिपोर्ट मांगी, हम देंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे ऑनरेबल कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जो वहाँ ये बिलियन ट्री के जहाँ कह रहे थे, जिस एरिया का, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ विजिट करके आया हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, आप झूठ बोल रहे हैं। और उसने कहा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं अभी के भी आपको जेल में डाल दूंगा अगर आप जल्दी नहीं देंगे तो। ये हम हमारे साथ रिपोर्ट मांगी, हम उनको दे देंगे। आपसे भी रिपोर्ट, उनसे भी डेटा मांगा है। राजा अजहर साहब, वीर जी कोहली कहते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, एमनेस्टी हो, ये सारी चीज़ें, ये एनआरओ था जो आपने अपने ही लोगों को दिया, और आपके साथ जो आपके इत्तेहादी बाकी माफिया जो थे, आटा चीनी वगैरह वगैरह माफिया, जिनको आप कहते थे कि मुझे पता है कि कौन है लेकिन नाम नहीं बता सकते, और फिर जब वो मीडिया पे रिपोर्ट लीक हो गई तो उसके बाद फिर आपने उसको पब्लिक कर दिया। अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिक नहीं कर रहे, आज भी पीपल्स पार्टी ने। देखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अपने वज़ीर-ए-आज़म पे भी फख्र है कि न झूठ बोलता है, न झूठ को पसंद करता है। जहांगीर तरीन का नाम, मेरा ख्याल में शायद आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप अनवर मजीद का नाम ले सकें, आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप हैंडल पावर जो केस हुआ था तो आप अपने बंदों को नॉमिनेट करते। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दोस्ती यारी जो है ना, वो सियासत के अंदर खिदमत की नीयत से आए हुए, दोस्ती यारी पालने के लिए नहीं आए हुए। जो गलत काम करेगा, देखिए हमारा क्लियर स्टांस है, चाहे वो पीटीआई का नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी जमात का नुमाइंदा हो, उसको तहकीकात उसके ऊपर होंगी और इस मुल्क की लूटी हुई दौलत उसको वापस करनी पड़ेगी। आटा माफी की आप बात करें, सूबा सिंध से मेरा ताल्लुक है। सूबा सिंध के अंदर जखीरा दोजियां हो रही है, तो सूबाई गवर्नमेंट क्या कर रही है? सूबाई गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों नहीं उनके खिलाफ तहकीकातें की है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की है? ये कार्रवाई के बहाने सिर्फ जाते हैं, वहां के बंदर बांट करते हैं, पैसे लेते हैं और वापस आ जाते हैं। आए मैं आपको कराची में दिखाता हूँ, ये एसओपी शादी हॉल, दूसरी जगह पे आप चले जाएं, सब जगहों पे जाके बंदर बांटे हो रही हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलाने के लिए दिल बड़े करने पड़ते हैं, हौसला पैदा करना पड़ता है, बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। कुछ भी आप कर लें, एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। जो जिस मुल्क को जिससे लूटा है उसके खिलाफ तहकीकात। ये कह रहे हैं एनआरओ तो मांग ही नहीं रहे, मिलेगा क्या? मांग कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर किए हैं किसी भी महकमे के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोताही की है,
बिल्कुल उसके खिलाफ भी एक्शन होना राज चाहिए। साहब कौन एनआरओ किससे भाई मांग रहे हैं आप? साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिनके लिए बड़ी इज्जत होती है, अगर वो नहीं रहते फिर भी उनके लिए इज्जत होती है, वो जेल में रहे, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अदी फरियाल तालपुर साहिबा जेल में रही, इदारे इनके पास हैं, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। बात सुन लेना, आपने कर ली ना, राज मैं साहब आप बीच सुन में, लें, आप वीर सुन जी लेना, ऐसे वीर नहीं जी होता, ऐसे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, होता। आप सुन लें, सुन लें, आप राज सुन साहब लेना, सुन लें बीच में 2 मिनट आपने जितनी बात करनी थी हम खामोश सुन लेते हैं। आपने जो एक मीडिया हाउस के बहुत बड़े सीनियर लोग, उनको आपने 7 महीने जेल में रखा, 34 साल पुराने केस में, इंतकाम की आग में आप इस तरह चले गए हो कि आपको कुछ याद नहीं रहता, आप लोगों को जेल में डाल देते हो, महीनों तक जेलों में पड़े होते हैं, उसके बाद कुछ भी चीज़ साबित नहीं होते, लोग निकल आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि नेब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, टारगेट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, तमाशा बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इदारों के पीछे छुपते हैं, आप इदारों को मिस यूज करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी कोर्टों के अदालतों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी गवर्नमेंट ने नहीं की है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के वफाकी कानूनी वजीर ने, लॉ मिनिस्टर, फेडरल लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि ऑनरेबल जस्टिस पागल है। ठीक, इससे पहले कभी ऐसे नहीं, इन्होंने इदारों को बदनाम किया है। ठीक है। ये मेजर साहब आपने वीर जी कोहली साहब की गुफ्तगू सुनी, दूसरी तरफ राजा साहब भी, दोनों ब्लेम गेम हो रहा है दोनों तरफ से। बिलियन ट्री वाले ही केस में एक तरफ सिंध हुकूमत पे चार्जशीट पेश की, उन्होंने कहा कि आप अपने सबूत लेके आएँ, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री के वाले से जो डेटा है वो जमा कराएं। करप्शन दोनों तरफ कहा जा रहा है हुई है, और अदालत ये कह रही है। दूसरा ये कि एनआरओ, एक तरफ राजा साहब कह रहे हैं कि एनआरओ हमसे मांगा जा रहा है, अपोजिशन ये कह रही है कि एनआरओ हम मांग ही नहीं रहे, और मांगे भी तो इनकी हैसियत नहीं है हम इनसे मांगे, हम जिनसे मांगना चाहिए हम उनके पास जाएंगे। देखिए, ये तो आप ब्लेम गेम दोनों साइड से है, और बिलियन ट्री मंसूबे में आप देख लें कि उसके अंदर भी कोई डिलीवरेंस नहीं है। ये पीटीआई का एक खासा बन गया है कि अभी तक ये किसी भी चीज़ को डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, बातें बहुत कर रहे हैं, करप्शन के भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ डिलीवर नहीं कर सके। जहाँ तक ताल्लुक़ है एनआरओ का, तो उसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त उस पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इनको एक एस्केप रूट मिल जाए, और उनकी जो लीडरशिप है, मैं आम बंदों की बात नहीं करता, लेकिन जो उनकी मेन लीडरशिप है उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि एजेंसीज से हमें बचा दिया जाए। ठीक है, हमें एनआरओ दे दें, हम आपके साथ मिल जाएंगे, और नून लीग के अगेंस्ट और फजलुर रहमान के अगेंस्ट हम खड़े हो जाएंगे या न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक, ये उनका एक प्रपोजल है। और लेकिन गवर्नमेंट अब कब इसके ऊपर कोशिश गौर करती है या क्या होता है, लेकिन यही इस वक्त मेन सियासत है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर जमात इस्लामी इसमें शामिल हो जाती है सही, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ख़तरात बढ़ जाएंगे, और गवर्नमेंट के लिए फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फजलुर रहमान को वो रेपुटेशन दीनी जमातों की तरफ से या दीनी लेवल पे हासिल नहीं है आवाम की तरफ से, सही, और उनको वो ये इतना रेप्यूट नहीं है उनकी। लेकिन जमात इस्लामी की बहुत रेपुटेशन है, जो खुद जमात इस्लामी को आइडिया नहीं। ठीक। राजा साहब, जमात इस्लामी अब जो पीडीएम इत्तेहाद है उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने पेशकश की है। अब कहा यह जा रहा है कि सिराजुल हक साहब इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के हवाले से जो बातें चल रही हैं, लग ये रहा है कि कश्मीर की तरह यहाँ पे भी सौदेबाजी हो जाएगी। इस को किस तरह देखते हैं? और उससे पहले जो वीर जी कोहली कह रहे थे कि एनआरओ तो हम आपसे मांग ही नहीं रहे और आपकी हैसियत भी नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है ये। जी राजा अजहर साहब, राजा साहब को आवाज़ नहीं। जी राजा साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? वीर जी कोहली साहब, अगर जमात इस्लामी आपके साथ इत्तेहाद कर लेती है, आपको लगता है कि जिस तरह मेरे साहब भी बता रहे थे कि गेम बदल सकता है, या हुकूमत वाकई 5 साल पूरे कर लेगी? देखें, मसला ये है कि कितनी पार्टीज आती हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह इनकी पॉलिसीज़, जिस तरह इनकी नाकामियाँ, जिस तरह इनकी नाअहली, और जिस तरह ये लोगों के साथ धोखेबाजी और झूठ बोलते हैं कि भाई आप स्टील मिल का देख रहे हैं, ये वही वफाकी वज़रा थे जिन्होंने कहा था कि अब अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लो जो मैं कह रहा हूँ, कि ये कल अगर मुझे मैं कोई नीयत मेरी तब्दील हो जाए तो मुझे शर्म दिलाना आप। सही। तो ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये जो अवाम है, 22 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। फिर पार्टी कितनी होती हैं, थोड़ी होती हैं, ज़्यादा होती है, वो अलग मैटर है, लेकिन 22 करोड़ लोग इनकी पॉलिसी के खिलाफ जल्दी इकट्ठे होने वाले हैं। ठीक। अभी जी कोहली कह रहे हैं कि अगर यही पॉलिसियाँ रही तो ये अवाम बाहर निकलेंगे और
وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا. وقت ہے کہ اپنی جو سمت ہے اس کو بالکل سیدھا کیا جائے, اور گو کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو اشاریے ہیں وہ بڑے مثبت ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, عام شہری پریشان ہیں. راجہ افضل صاحب بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہاں بریک شامل کرنی ہے, اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. جماعت اسلامی کا موقع بھی لیں گے کہ کیا جماعت واقعی اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہی ہے.